सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो भाई हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या देख रहे थे? ठीक है, कूलम्स लॉ देख लिए थे, पोटेंशियल देख लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिए थे। ठीक है, और फिर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट देखे थे। ठीक है, फिर हमने 1 कूलम, ठीक है, 1 ओम, ये सब डिफाइन करना सीखा था। अब इन सब टॉपिक्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं वो Q इज इक्वल टू एन ही है, और एक है हमारा जब तक जो अभी तक पढ़ चुके हैं, एक हमारा है क्या, करंट वाला। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे 101% क्वेश्चन आएगा, चाहे जैसे आए, बोर्ड में आना है। अब भाई बोर्ड में आएगा कैसे? देखो, जो आज का टॉपिक है ये रेजिस्टिविटी का बेसिकली टॉपिक है। तो अब इसमें जो है क्वेश्चंस आएंगे कैसे भाई? तो इसमें क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं। कभी भी ये नहीं आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग के ऑफ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत आएंगे तो केस बेस्ड स्टडी में आ सकते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल है ये दो तरह से आता है, और जो मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि किस तरह से आएगा। ठीक है, एक तो आता है भाई कि आपको कैलकुलेशन दे दिया, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला पता है आपको, बाकी सारी चीज़ें पुट किए और आ गया। एक जो है एक नंबर में या एक ही नंबर में ज़्यादातर आएगा ये न्यूमेरिकल। अगर 2 नंबर में आता है तो उसके साथ एक थ्योरी दे दी जाएगी। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये ऐसा है कुछ कि जैसे एक तार है एल लेंथ का, इसके हम हाइट को या लेंथ को, हाइट ऐसे होता है, लेंथ ऐसे होता है। ठीक, तो लेंथ को आधा कर दिए, ठीक है, या डबल कर दिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिए या डबल कर दिए। तो उस समय जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, या नया रेजिस्टिविटी है वो क्या होगा अगर मटेरियल सेम नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल सेम नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस अभी फिलहाल इस लेवल पे नहीं है। ठीक है, एक ही मटेरियल का रहेगा, एक ही वायर रहेगा, एक ही रेजिस्टिविटी का ज़्यादातर रहेगा, और उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आओ पहले इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। तो जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो भैया कंडक्टर में ही रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स, हम लिखने रहे हैं, थ्योरी के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस जो है भैया लेंथ पे, कॉस के लेंथ एल क्या है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ज़्यादातर बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पूछता रेजिस्टेंस है, क्योंकि जस्ट रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी के बाद तुरंत हम जो रेजिस्टिविटी बता देंगे। तो जब रेजिस्टिविटी बताएंगे तो ऐसा लगता है कि दोनों टॉपिक दोनों एक ही चीज़ है, एक ही हैं भी। ठीक है, लेकिन एक तरह से डिफाइन नहीं होंगे। ठीक, तो भैया ये है एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी कि जैसी बात है, एक इतना बड़ा जो है मान लेते हैं वायर है, तो भाई करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी, तो रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं इतने इतने ही दूर में, ये पूरा रजिस्टर है समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर है। ठीक, तो भैया करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी, तो जो करंट को रोकेगा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही रोकेगा। ठीक, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं यानी कि और भी आगे रुकेगा। ठीक, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, दूसरा ये किस पे इफेक्ट करता है भाई? इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, अब भैया कंडक्टर जो होगा ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर कंडक्टर एक वायर को, छोटा सा पतला सा वायर है, उसको जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो भैया यही है क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल, ओके, एरिया ऑफ द कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसको हम थिकनेस ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया यही है, ठीक। ये जो मेन हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला बनेगा उसके लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, ठीक, और इसको घटा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। जो तीसरा डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, यानी कि मटेरियल हमारा किस चीज़ का बना है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि भाई लोहा है उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर है उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, गोल्ड है उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो है मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस है, यानी मटेरियल वाइज भी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। फिर चौथा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो चौथा है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर अगर घटे बढ़ेगा, ठीक है, तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी प्योर मेटल हैं, ठीक है, जितने भी प्योर मेटल हैं, ठीक है, उनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मेटल का, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जितने भी प्योर मेटल हैं अगर उनके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं हम कि उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या कम हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये ऑल प्योर मेटल्स के लिए है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बाकी जो हमारे एलॉयज हैं, ठीक है, एलॉयज का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे एलॉय का मतलब है दो चीज़, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, इन सबको पता है, इन सब के टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, होता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत ही होता है, तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकली नहीं बोल सकते कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अलॉयस के केस में बदल जाता है, कुछ मेटल्स भी अलग अलग बिहेव करते हैं। तो बस हम ये लिख सकते हैं कि भाई कि अगर मान लो आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बोर्ड में यही क्वेश्चन आ गया, तो भैया हम पहले लिखेंगे कि रेजिस्टेंस के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लिखेंगे इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। तो इस पे ऐसे ये कर देंगे। दूसरा हम लिखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक। तीसरा हम लिखेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जैसा मटेरियल होगा, ठीक है, उस हिसाब से भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद फिर बच्चों चौथा लिखेंगे टेम्परेचर। हम इन दोनों में कोई जो है डायरेक्टली और इनवर्सली नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देता है। हाँ, ये जरूर है कि जितने प्योर मेटल्स हैं उनके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। लेकिन एलॉयज में अनअफेक्टेड होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के वेरिएशन से, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो अब अगर हम ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मिलाएंगे तो भैया ये आ जाएगा L/A, ठीक है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्या, लेंथ अपॉन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, ठीक है। क्योंकि भाई क्रॉस सेक्शन का मतलब तुम लोग समझ ही गए होगे, ठीक है। जिसको डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। तो ये एरिया नहीं लिख के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही लिखना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब भाई ये आता है तो हम बचपन से बता रहे हैं कि क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखेंगे और एक प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐसे लहराता हुआ पी, जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है, RHO रो, ठीक है, इंटू L अपॉन ए, ठीक। तो भैया क्या हो गया भाई, रो का हमारा वो क्या फॉर्मूला क्या यहाँ से निकल के आएगा, रो इज इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू ए आर अपॉन एल, ठीक। तो ये हमारा आ गया किसका फॉर्मूला भाई, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यानी कि रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन एल, ठीक है, ए इंटू आर अपॉन एल, ठीक। तो ये हो गई क्या हमारी रेजिस्टिविटी, ठीक है। जहाँ रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे ये कांस्टेंट भाई बेसिक तो रहेगा ही, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और कहीं कहीं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक बुक में हम देखे थे कि यहाँ पे बोला गया था इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ इसको बोला जा सकता है। तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना एग्जाम में, ठीक है। अगर बोल दिया कि फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, अब आधे से अधिक बच्चे गोल, भैया ये तो पढ़ा ही नहीं गया था, हमको तो रेजिस्टिविटी पढ़ाया गया था, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ दिया, तो अब भाई ये भी कन्फ्यूज़न हो गया। तो शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा हमको यूनिट पे ध्यान देना है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक। तो भैया SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। तो अगर SI यूनिट पूछा जाए रेजिस्टिविटी की तो हम क्या बोलेंगे, ओम मीटर, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल भी है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अगेन कि भाई हम रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन कैसे करें, ठीक है, कैसे रेजिस्टिविटी डिफ़ाइन करें, ओके। तो भाई हमारा जो है डेफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, आपको पता है रो इज इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन एल, ठीक। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, ठीक। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब एक साल ये रेजिस्टिविटी पूछ दिया था, ठीक है, और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे हम जो है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें। कई बच्चे क्या किए, वो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L वाला फॉर्मूला लगा होगा कि किसी तरह। तो ये भी एक स्मार्ट वर्क है भाई, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ उससे रिलेटेड लिख दीजिए, तो हो सकता है आधा एक नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका बताएंगे कि भाई आपको एकदम क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तब आप कैसे उस क्वेश्चन को करें बोर्ड्स में। तो भैया हम लोग को रेजिस्टिविटी डिफाइन करना, हम बताए थे कोई भी चीज़ अगर डिफाइन करना है तो एक करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसका वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, यानी कि लेंथ अगर 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में रेजिस्टिविटी जो होगी
वो होगी हमारी, ठीक है, यूनिट लिख लो, तो वो हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी भाई, रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक। अब यहाँ तक तो नहीं समस्या होनी चाहिए कि अगर भैया 1 मीटर लंबा वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए देखो एक अभी जो है सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम क्या, मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, एक क्यूब है, ठीक। और ये इसके जो सारे डायमेंशंस हैं वो 1 मीटर है, ठीक है। और एक करंट जो है यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ से करके यहाँ से निकल जाती है, आई करंट, ठीक है। तो करंट क्या होगी भाई, यहाँ से पास हो गई। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज the resistance offered by a cube of the material of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube, ठीक। तो ये जो है ये एकदम परफेक्ट जो है डेफिनेशन है, ये सिलेंडर से भी बन सकता है डेफिनेशन। तो इसमें कहना ये चाह रहा है कि अगर 1 मीटर साइड का, ठीक है, क्यूब है, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो कर गई परपेंडिकुलर टू द ऑल सरफेसेस, ओके, फ्लोज कर गई अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब, या तो यहाँ से निकल गई, ठीक है, या तो यहाँ से यहाँ निकल गई, ठीक है, यानी अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब से अगर निकल गई तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रेजिस्टिविटी है, वो उस क्यूब का क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ उसको, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो ये तो भाई हो गया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये एक्चुअल में जो है 12th का डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब जो है हमारे लेवल में मान लो ये डेफिनेशन तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अपना यही कॉन्सेप्ट जैसे हम बताएं बचपन से वही यूज़ करेंगे, और हम ये कहेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, ओके, रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल, ये भी एकदम डेफिनेशन सही है, इस पर पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, ठीक है, ऑफ अ रॉड, ठीक है, जो कि ओके विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो भैया हम फिर से दोहरा रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ओके, ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ अ गिवन मटेरियल, ठीक, यानी रेजिस्टिविटी किसी सब्सटेंस का किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा अगर उस सब्सटेंस का जो लेंथ है, ठीक है, या रॉड ही मान लेते हैं, उस रॉड का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ओके, एंड द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर या 1 स्क्वायर मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा ये न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी का 2 डेफिनेशन है, मैं अपने नोट्स में दोनों डेफिनेशन दे दिया हूँ, ठीक है, तो समझ गए। ये वाले से हमको लगता है बेटर ये वाला है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये वाला डेफिनेशन क्या है भाई, फिर से मैं बोलता हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा जो है इसका रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। अब रेजिस्टिविटी के थ्योरी में जो आज 2 टॉपिक हम बताए हैं इससे बाहर नहीं आना है, कतई नहीं आना है, ठीक है ना।
यही आना है। और हम लोग कल से अपने जो क्या कहते हैं वीडियो का जो पीरियड है वो बढ़ा देंगे, 20 to 30 मिनट्स के बीच में रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा सा कोर्स ख़त्म करना है। जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं नवंबर लास्ट तक हमें ख़त्म कर देना है, ठीक है, फिज़िक्स का सारा टॉपिक, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। और एनी डाउट देन आस्क।